हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक आपका है उत्प्रेरण के अंतर्गत आज हम बताएंगे उनके सिद्धांतों के बारे में। क्या उत्प्रेरण के सिद्धांत के बारे में बताएंगे। अभी तक हम चल रहे थे उनके प्रकार को डिस्कस कर रहे थे, जो भी था उनके आधार पर जो चीजें थी बेसिक वो सब की जा रही थी। अब हम सिद्धांत बताएंगे कि कैसे हमारा उत्प्रेरण किस बेस पर काम करता है, किस तरह से काम करता है, किसके साथ रहता है तो किस प्रकार से काम करता है, इसके आधार पर सारी चीजें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले सब लोग को नमस्कार, सबको हेलो है, सब लोग को ढेर सारा प्यार और सब लोग को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्द से जल्द आइएगा, कोई देरी नहीं करेगा भाई। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक आप लोगों ने उत्प्रेरण के प्रकार, उनके आधार पर, उनकी सारी चीजों पर काम कर चुके थे। अब हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपके उत्प्रेरण के सिद्धांत क्या, या उत्प्रेरण का सिद्धांत क्या शुरू करेंगे। उत्प्रेरण का सिद्धांत एक बार केवल कमेंट कर दो, क्या हमारी आवाज आपके कानों तक अच्छे से टकरा रही है। अगर टकरा रही है, अगर जा रही है तो फिर स्टार्ट करें। अगर सारी चीजें क्लियर है भाई तो हम स्टार्ट करते हैं उत्प्रेरण के सिद्धांत, है ना क्या। चलो मेन हेडिंग डालते हैं। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे हम उत्प्रेरण के सिद्धांत। उत्प्रेरण के सिद्धांत। उत्प्रेरण के सिद्धांत, इनके बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या होता है उत्प्रेरण का सिद्धांत, कैसे काम करता है और क्या सिद्धांत इनका है ना। अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो एक बार कमेंट कर देना सर ऑल यू ओके, क्या है। अगर सारी चीजें क्लियर है तो लिख दो ऑल ओके, और नहीं है तो फिर भी बोल दो कि सर नहीं है। अगर बात की जाए सबसे पहले माध्यमिक यौगिक बनाने का सिद्धांत, इसमें हम अब सिद्धांत एक एक करके स्टार्ट करेंगे। माध्यमिक यौगिक कैसे बनता है, उसके बाद क्या अधिशोषण के आधार पर कैसे होता है, ये सारी चीजें बताएंगे हम आपको। और सक्रिय, इसकी सक्रियता क्या होती है, कैसे कैसे काम करता है, वो चीज बताई जाएगी। आइए देखते हैं क्या। सबसे पहले क्या कहा हमने, सबसे पहला हेडिंग हम लोग डालेंगे क्या, माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत। क्या बोला, माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत। इसके अंतर्गत पहला हेडिंग माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत। माध्यमिक यौगिक कैसे बनते हैं, ध्यान से सुनना। माध्यमिक यौगिक कैसे बनते हैं। अब आप सोचोगे सर ये क्या है। देखिए ये क्या है, ये कुछ नहीं, अच्छा चीज है, एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब किसी दो अभिकारक के आपस में क्रिया कराई जाती है तो उसका रिएक्शन कैसे होता है, कैसे काम करता है, ये बात बताते हैं। इसमें माध्यमिक यौगिक बनेगा, मतलब कि एक मध्य में, एक बीच में एक स्टेप आएगा जिसमें एक यौगिक होगा, उसको माध्यमिक यौगिक कहते हैं। वो कैसे होगा, ध्यान से सुनो। जब हम दो अभिकारकों की क्रिया कराते हैं, ध्यान से सुनना, कॉपी और पेन लेकर के बैठे रहना, ज्यादा बातें नहीं, केवल और केवल टॉपिक पे बात करते हैं। क्या, जब दो अभिकारकों की क्रिया आपस में कराई जाती है और उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या होता है, उसमें से सबसे पहले उत्प्रेरक अगर उसका आकार दूसरे अभिकारक के आकार के समान कुछ मिलता है तो वो क्या होता है, उस अभिकारक के साथ क्रिया करता है। पहले क्या करता है, उस अभिकारक के साथ क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद एक यौगिक बनाता है। उस यौगिक को बोलेंगे माध्यमिक यौगिक, क्योंकि अभी उत्पाद नहीं बना है। उत्पाद बनने और अभिकारक के बीच में जो यौगिक आता है उसी को माध्यमिक यौगिक बोलते हैं। तो क्या हुआ कि जब हमारा एक अभिकारक उत्प्रेरक के साथ क्रिया करेगा, क्रिया करने के बाद कुछ एक यौगिक बनाएगा, उसको माध्यमिक यौगिक बोलते हैं। अब वो माध्यमिक यौगिक जो दूसरा अभिकारक बचा हुआ है उसके साथ क्रिया करेगा, यानी वो माध्यमिक यौगिक जो बन गया है और उस अभिकारक के साथ जो बचा है उसके साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। और क्रिया करने के बाद क्या हो जाएगा भैया, एक नया उत्पाद बन जाएगा और उत्प्रेरक क्या होगा, फिर से अलग हो जाएगा, अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, हमारे पास अभिकारक और उत्प्रेरक के बीच में क्रिया होती है। तो माध्यमिक यौगिक बनने के सिद्धांत के आधार पर ये क्रिया बता रहा है। क्या, एक सिद्धांत ऐसा हो, ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनना।
सपोज दैट, माना, यहां से लिखेंगे हम माना। देखिए थ्योरी आपको लिखना लिख लेना, मैं बोल दिया हूं। माना क्या होगा भाई, ए और प्लस बी के साथ क्रिया करानी है, और यहां क्या है, कैटालिस्ट सी। ध्यान से सुनना, कैटालिस्ट सी है, और उत्पाद जो बन रहा है वो ए और बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड ए सिंगल बॉन्ड बी, है ना, यानी सिंगल बंध बी हो गया। ये भाई अच्छा बन जाए यार, ए सिंगल बंध बी हो गया। अब ये जब बना और सी अलग हो गया, फिर से ये सी क्या हो गया, अलग हो गया। जब इसके साथ क्रिया किया था, या फिर इसको आप ऊपर ही रखो, या फिर इसको ऊपर ही रखो, ये उत्पाद बना, ये पूर्ण रिएक्शन है। अब इसकी क्रियाविधि कैसे होती है, देखिए क्रियाविधि क्या लिखेंगे हम, क्रियाविधि, क्रियाविधि माध्यमिक यौगिक के हिसाब से क्रियाविधि इसकी क्या होगी। अब ध्यान से सुनना, एक अभिकारक है, एक अभिकारक ये है, ये हमारा क्या, उत्प्रेरक है। इस बात को नोट कर लेना, नहीं तो कहोगे कि सर जी ये सी का मतलब क्या है, उत्प्रेरक है। ये क्या, उत्प्रेरक है, यानी कि ए और बी दोनों अभिकारक है, और सी हमारा क्या है, उत्प्रेरक है। जब सी एक के साथ क्रिया करेगा, सपोज दैट ए के साथ क्रिया, क्या सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, ध्यान से सुनना, यही मैकेनिज्म आपको आगे भी पढ़ना है। स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ कि जब ए हमारा सी के साथ क्रिया किया, थोड़ा सा दूर लिखो, बहुत करीब हो गया ना। जब ए हमारा सी के साथ क्रिया किया, यानी किसके साथ, उत्प्रेरक के साथ, इस बात को हमेशा लिखते रहना, उत्प्रेरक के साथ। तो ये क्या बन गया, क्या बन गया, ए और सी बन गया, मतलब क्या, एसी बना। एसी अल्टरनेटिव करंट मत पढ़ना, एसी है, एसी गाड़ी का एसी भी मत समझना। ये एसी एक उत्पाद है जिसे बोलते हैं क्या, माध्यमिक यौगिक। क्या बोलते हैं, माध्यमिक यौगिक। क्या हो गया भैया, माध्यमिक यौगिक। ये बात समझ में आई आपको, यानी कि हमने क्या किया, एक ही क्रिया सी के साथ कराया उत्प्रेरक के साथ, वो बना एसी और वो माध्यमिक यौगिक कहलाया। अब ये माध्यमिक यौगिक वापस स्टेप सेकंड, ये एसी पुनः क्रिया करता है, ये एसी पुनः क्रिया करता है किसके, दूसरे अभिकारक के साथ, बी के साथ, हो गया। और जब बी के साथ क्रिया किया तो ये इसके सतह से जुड़ करके क्या बना दिया, ए बी और प्लस सी अलग हो गया। बताओ उत्प्रेरक अलग हुआ कि नहीं हुआ, अलग हो गया, यानी ये हमारा क्या है, उत्प्रेरक है। हर जगह जहां सी होगा वहां क्या होगा, उत्प्रेरक ही होगा और कोई नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि माध्यमिक यौगिक बनने के सिद्धांत के आधार पर हमारा उत्प्रेरक सिद्धांत कार्य करता है, या उत्प्रेरक का सिद्धांत होता है। तो भैया यहां बात आती है कि कैसे होता है, जब हम दो अभिकारक की क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, तो यहां से ए बी तो बनता है, लेकिन इसके बीच में कौन कौन से पद बनते हैं उसको क्रियाविधि से समझते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, उत्प्रेरक हमारा एक अभिकारक से क्रिया करता है। आपके दिमाग में अगर आ रहा है सर बी पहले करा दो, कोई बात नहीं, आप बी करा दो, बी सी बन जाएगा, उसके बाद ए करा देना, ए बी बन जाएगा। आपको जो इच्छा हो वो करा देना, है ना। इसमें इस केस में तो क्या हुआ कि सबसे पहले क्या हुआ, सी और ए क्रिया किया और बना हमारा एसी, उसी यौगिक को बोलते हैं माध्यमिक यौगिक। आगे बात आती है फिर कि उस माध्यमिक यौगिक को उठाइए और जो बचा हुआ अभिकारक है उसके साथ क्रिया करा दीजिए, तो वो बन गया क्या, ए बी, और सी क्या हुआ, अलग हो गया। इस प्रकार से क्या होता है, हमारा यौगिक बनता है और हमारा जो उत्प्रेरक है वो अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। यहाँ सी जो अलग है अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि भैया माध्यमिक यौगिक बीच में बन रहा था, इसलिए इस सिद्धांत को माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत कह सकते हैं। समझ में आया। अब इसके आधार पर हम दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या कि सर ये तो ए बी लिख दिया आपने, एक एग्जाम्पल दे दीजिए, कोई मतलब अणसूत्र हो, यौगिक हो कोई अच्छा सा। चलो आ जाओ, नोट करो, पहले इतना स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना, हाँ ठीक है यार, चलो सही है। अगर आ गया तो फिर चलते हैं, आओ, काहे के लिए चिंता कर रहा हूं। चलो मैं अब एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल आपने अभी अभी कल किया था। क्या आपने अभी कल किया था, क्या किया था, सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर भैया किसकी उपस्थिति में, नाइट्रिक ऑक्साइड। सुना था ना आपने, हाँ सर सुना था हमने, इसमें दिक्कत क्या है, सुन लो। तो क्या बन गया था, सल्फर ट्राइऑक्साइड।
यानी सल्फर डाइऑक्साइड से वायु के साथ क्रिया कराने पर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनना था। हाँ सर बन रहा था, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रहा था, तेज हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन ये पूरी अभिक्रिया क्या, संपूर्ण रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म क्या, मैकेनिज्म मतलब कहने का कि क्रिया विधि, क्या बोला मैंने, क्रिया विधि। आपकी जिंदगी की क्रिया विधि तो नहीं बता सकते अभी, क्या क्रिया विधि। अब इसमें कैसे काम होगा, देखिए सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड इसके साथ क्रिया करता है, क्रिया करने के बाद क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, वो हमारा होता है माध्यमिक यौगिक। और उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पुनः सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड अलग हो जाता है। तो क्या कहा हमने, सबसे पहला स्टेप फर्स्ट क्या हो गया, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड वायु के साथ क्रिया करेगा। सबसे पहले आप बैलेंस करते रहना भाई, बैलेंस करना आपका काम है, नहीं होगा तो बताना फिर, है ना, बैलेंस करना आपका काम है। तो क्या हो गया देखते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लेना। आगे देखते हैं हमने क्या कहा, इसके साथ कराते हैं। अरे भाई NO2 हो गया, क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब बना तो इसे बोलते हैं माध्यमिक यौगिक। क्या बोला मैंने, माध्यमिक यौगिक, है ना, माध्यमिक यौगिक बोलते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट कंपाउंड, माध्यमिक यौगिक बीच वाला, है ना। आ गया, आने के बाद अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में ये जो है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जो बचा हुआ है भैया क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, इसको 5 O2 मत मानना, सल्फर है, और जब 5 बनाना होगा तो उसके बगल में ऐसे बनाना, नहीं दिक्कत हो जाएगी, जान लेना, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों में। क्या होगा, ये हो गया। अब भैया ये क्या बन गया, इसके साथ क्रिया किया तो ये एक ऑक्सीजन को लेगा अपने पास, क्योंकि सल्फर की वैलेंसी अधिकतम 6 होती है, उससे ज्यादा नहीं करना, 8 मत करना, नहीं दोनों ऑक्सीजन डाल दोगे। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, SO3 और प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड अलग हो गया। यानी कि ये हमारा क्या था, उत्प्रेरक था, और उत्प्रेरक क्या हुआ, अलग हो गया, और जब अलग हो गया तो उत्पाद आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि माध्यमिक यौगिक के सिद्धांत के आधार पर ये उत्प्रेरक हमारा क्रिया करता। इस तरह से एक रिएक्शन भी हमने बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, तो उसका स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, उत्प्रेरक के साथ क्यों होता है। अगर आपको उत्प्रेरक लिखा है तो पूछा है क्रिया विधि तो कर देना, नहीं पूछा है तो कुछ मत कर देना, छोड़ देना, डायरेक्ट लिख देना, कोई दिक्कत। वैसे क्रिया विधि आपको इसमें ज्यादा नहीं पूछता है, इसमें आपको ज्यादातर यही रिएक्शन कि क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, ये रिएक्शन बन जाएगा। ये मत सोचना कि सर नहीं बनेगा, बनेगा। अरे भाई क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड को वायु के साथ मिलाते हैं या क्रिया कराते हैं, ये पूछ लिया, या फिर इसको लिखा, इसको लिखा, इसको नहीं लिखा, या फिर इसको लिखा, इसको लिखा, यहाँ क्या भरा जाएगा ये पूछ लिया, या फिर सबको लिख दिया, यहाँ लिख दिया क्या लिखा जाएगा, है ना, ऊपर भी लिख दिया क्या लिखा जाएगा, खाली जगह छोड़ दिया। या फिर आपको कह दिया कैसे प्राप्त करेंगे, है ना, कैसे प्राप्त करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड, या वायु से सल्फर डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करेंगे, मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये पूछ सकता है। सवाल इतने प्रकार के बन सकते हैं आपके, तो इस बात को ध्यान में रखना कि भाई जो सवाल हमारे होते हैं उसको एकदम ध्यानपूर्वक, जो थ्योरी लिखाई जाती है, जो रिएक्शन बताया जाता है, उस रिएक्शन पे आपको ये सोचना है कि ये रिएक्शन हमको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन नहीं याद करना है, सिर्फ और सिर्फ अभिक्रिया नहीं याद करनी है, उस अभिक्रिया पर, उस रिएक्शन पर कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उस प्रश्न को हमको बनाना है, आपको बनाना है। जिस दिन बनाना सीख गए उस दिन कोई तोड़ भी नहीं पाएगा, आप हर चीज को बनाते चले जाओगे, कठिन से कठिन परिस्थिति को भी आसान करते चले जाओगे। लेकिन कब, जब आपको बनाना आ जाएगा तब। इसीलिए बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जो रिएक्शन आपने बताया था उसको मैंने पूरी तरह से याद किया था, जो थ्योरी आपने लिखाया था उसको मैंने याद किया था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मुझसे नहीं लग रहे हैं। इसका रीजन यही है, जानते हो क्या है, उसका रीजन यही कि आपने उस क्वेश्चन को, उस रिएक्शन को, उस हेडिंग को सिर्फ और सिर्फ याद किया, जो थ्योरी लिखा था उसको सिर्फ और सिर्फ आपने रट लिया, याद कर लिया, लेकिन उसके हिसाब पर, उसके आधार पर आपने सवाल नहीं बनाया। जानते हो क्वेश्चन जो बनाता है ना उसका हल भी वो जानता है, इसलिए क्वेश्चन जब बनाना जान जाओगे ना तो हल बनाना अपने आप दिमाग में आ जाएगा, यानी उसका हल निकालना अपने आप आ जाएगा। तो उस थ्योरी को पढ़िए, उस आधार पर आप सवाल उसको बनाए, मतलब उसमें हर बार प्रश्नवाचक चिन्ह डाल दीजिए आप। क्यों होता है, ऐसा होता है, क्यों होता है, क्यों नहीं होता
है ना, क्या करने के लिए होता है ऐसा, आखिर क्या करने के लिए होता है, अगर ये ना हो तो नहीं चलेगा। ऐसे सारी चीजें सोचो, बनाओ उसको, ऑटोमेटिक आपका आंसर निकलता आएगा। तब जब आप क्वेश्चन पे जाओगे प्रश्नावली में तो आपको समझ में आएगा ये तो टॉपिक उसी का है लेकिन घुमाया है बहुत अच्छे से। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर आ रहा है तो कमेंट कर देना यस सर। आओ, ये हो गया। अगर ये हो गया तो फिर आगे चलें। एक बार कमेंट करना यस सर, नो सर, जैसा भी होगा वैसा कर देना। और भैया फटाक से करना, अगर आ गया तो फिर आगे चलें। जल्दी बताना। हो गया? ठीक है ना? चलिए, एक प्रकार से ये समांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत है। ध्यान देना, समांगी उत्प्रेरण के अनुसार चलता है। ये प्रक्रिया पूरी समांगी उत्प्रेरण के अनुसार चलती है। मतलब कहने का कि ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो प्रक्रिया है समांगी उत्प्रेरण के आधार पर चलती है। यह प्रक्रिया समांगी उत्प्रेरण के अनुसार, इस बात को नोट कर लेना भाई एक चीज, अनुसार। ये क्रिया क्या? समांगी उत्प्रेरण के अनुसार। हो गया? इसके आधार पे चलती है। उसके बाद हमने ये बताया ये भी गैस, सब गैस है, गैस। तो हो गया। अगला स्लाइड, अगर स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो हम आगे चलें। यस सर, चलते हैं। अगला आपका हेडिंग क्या है? अगला आपका हेडिंग अधिशोषण सिद्धांत। आपने सुना होगा, एडजॉर्प्शन जो भी है, थ्योरी, प्रिंसिपल, अधिशोषण सिद्धांत। चलते हैं अधिशोषण सिद्धांत की तरफ। अधिशोषण सिद्धांत, इसका दूसरा पॉइंट है अधिशोषण सिद्धांत। अधिशोषण सिद्धांत, अधिशोषण सिद्धांत। भैया क्या हो गया? आप कहोगे सर जी इतना अच्छा चीज कहां से आ जाता है? बहुत अच्छा चीज है ना। अधिशोषण सिद्धांत में क्या होता है? ये आपका एक प्रकार से विषमांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत है, या विषमांगी उत्प्रेरण के अनुसार ये काम करता है। कैसे? अधिशोषण कहा है ना, अधिशोषण में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, थ्योरी भी पढ़ा होगा। अधिशोषण क्या होता है? अधिशोषण होता है जब किसी ठोस की सतह पर क्या गैस या पानी के कण क्या होते हैं, वान डेर वाल्स बलों द्वारा चिपकते हैं, या कह सकते हो कि चिपकते हैं सिर्फ और सिर्फ। क्योंकि अधिशोषण तो दो प्रकार से बांट देंगे ना, भौतिक और रासायनिक। तो किसी को मत बोलो, सिर्फ इतना बोलो कि जब किसी ठोस की सतह पर गैस या द्रव के, है ना, कण जो होते हैं आंशिक रूप से या कह सकते हो चिपकते हैं, वो प्रक्रिया क्या है? अधिशोषण है। सीधा सीधा। अब अधिशोषण है जब, तो उसी आधार पर हमारा उत्प्रेरक काम करेगा। क्या? उत्प्रेरण काम करेगा। उत्प्रेरण कैसे काम करेगा? यहां विषमांगी हमने कहा है, तो विषमांगी में क्या होता है? दोनों की अवस्था अलग होगी। विषमांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं? याद है? अभी कल बताया गया था कि भैया, कल का मतलब वही एक दिन पहले, पीछे जो क्लास चली है आपकी, अभी कहा गया था कि जो हमारा विषमांगी उत्प्रेरण होता है उसमें उत्प्रेरक और अभिकारक की अवस्थाएं डिफरेंट होती है, मतलब भिन्न भिन्न होती हैं। अगर उत्प्रेरण हमारा ठोस है तो ये हो सकता है गैस हो या लिक्विड, अलग होगा, अवस्था समान नहीं होगी। तो उसी आधार पर तो विषमांगी उत्प्रेरण को अगर हमने कहा तो इसका मतलब उत्प्रेरण जो हमारा होगा हो सकता है वो ठोस हो, और जो हमारे पास गैस के कण हो जो चिपक रहे हैं वो अभिकारक क्या हो? गैस हो। तो इनकी क्रिया कुछ इस प्रकार से होगी कि उत्प्रेरण की सतह पर जो हमारे अभिकारक के कण होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? आकर के चिपकेंगे। पहले क्या करेंगे? अधिशोषित होंगे, चिपकेंगे। चिपकने के बाद वो आपस में जब बांड बना लेंगे उसके बाद वो क्या होंगे? टूट जाएंगे। क्या? वो टूट जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसी सिद्धांत के आधार पर कहा गया अधिशोषण सिद्धांत। चलो मैं बताता हूं, आपको चिंता नहीं करना, आपको चिंता नहीं करना है। अगर चिंता नहीं करना है तो फिर चिंता किस बात की? मैंने कहा वो ऑटोमेटिक खुल रहा है। देखिए मैंने क्या कहा? अधिशोषण सिद्धांत में अब देखो, मैं मान लेता हूं भाई, क्या है? माना सब कुछ हो जाएगा। माना में आगे चलते हैं। क्या होगा भाई? यहां से मान लेते हैं कोई एक अभिकारक। पहले मान लो एक अभिकारक ए और बी है, या हमारे पास कोई उत्प्रेरक सॉलिड है। क्या? ठोस उत्प्रेरक है। क्या? ध्यान देना, उत्प्रेरक है, क्या है? ठोस है। और ये हमारे क्या है? गैस है। क्या है? गैस है। क्या है भैया? गैस है। और ये क्या है? ठोस है।
बात को समझने की कोशिश करना, भावनाओं को समझना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या कहा, ये हमारा क्या है, ए और बी है, ये हमारे गैस हैं अभिकारक, ये हमारा ठोस उत्प्रेरक यानी सॉलिड है, उसको मान लिया मैंने सॉलिड हो गया। ये बनता तो है ए बी, बनता तो है ए बी, लेकिन इसकी पूरी अब क्रिया क्या होती है देखते हैं कैसे 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 इसकी क्रिया विधि होती है। क्रिया विधि कैसे होती है, तो आ जाओ भैया, क्रिया विधि, क्रिया विधि है ना, जिसे कहते हैं मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, यहां ए रहेगा, यहां ए रहेगा, मैकेनिज्म। ये अगर बात की जाए तो इसकी क्रिया कैसे होती है, ध्यान से सुनना। ये हमारा उत्प्रेरक है, ये ठोस है, ठोस है जब तो मैं कुछ ऐसे करना चाहता हूं, मैं कुछ काम करना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, यानी ये हमारे भैया सपोज दैट ये उत्प्रेरक है। ए भाई तुम कम हो जाओ यार, एक बैग बड़ा मत बनो इतना, हो गया। अब हम बात करते हैं छोटा बड़ा हो गया, सही है। ऐसे हम उत्प्रेरक बनाते हैं, क्या उत्प्रेरक बनाते हैं भाई, उत्प्रेरक बनाते हैं। चलो बड़ा हो जा रहा है क्या, छोटा कर दो यार, तुम छोटा हो जाओ, चलो हो गया। अब ध्यान से सुनना, देखना ध्यान से, कलाकारी हो रही है, कुछ ना कुछ तो कलाकारी हो ही रही है। अब कहोगे सर जी गोला गोला क्या बना रहे हैं, हम लोग खेल रहे हैं क्या, बॉल बॉल खेल लो, अभी समय है खेलने का, उसके बाद जिंदगी बनाने में लग जाओगे। क्या हुआ, हमने बना दिया। ये क्या है, अब आप सोचोगे सर ये क्या है, तो ये जानते हो क्या है, ये उत्प्रेरक है। क्या है, उत्प्रेरक है। क्या उत्प्रेरक है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, मतलब यस यस, जो उत्प्रेरक हमने माना था वो हमारा क्या उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की ये ठोस सतह ऊपर की है, इस ठोस सतह पर क्या होता है, अभिकारक जो गैस है वो आकर के चिपकता है। क्या होगा, आकर के चिपकेगा। आकर के चिपकेगा कैसे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर हम मान लें कि ये हमारा क्या एक छोटा सा बॉल किसका है, ए का है ना, क्या है, ए का है, ए का है, क्या है, ए का है, ए का है, ए का है, हो गया। दोनों को हम क्या कर रहे हैं, इस पर लाके चिपकाएंगे, है ना, इस पर लाके चिपकाएंगे। और इधर हम मान लेते हैं, इधर हम मान लेते हैं किसका है, इधर हमारा दूसरा बॉल ये हो गया। छोटा बड़ा क्या, छोटा बड़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है छोटे बड़े से। तो क्या हुआ कि ये हमारा जो है वो ए है और ये हमारा क्या ए है, मतलब ए अणु होगा। ध्यान देना इस बात को, ऐसे समझ लेना भाई, लो अणु होगा यार, नहीं तो कहोगे सर ये दूठू काहे बनाए हो। ये क्या है आपका बी है, ये भी क्या है आपका बी है। हाँ, अब ये दोनों अलग अलग थे, इनको हमने क्या किया, नीचे लाके चिपका दिया। मतलब कहने का कि इनको हम क्या करेंगे, इनको पकड़ेंगे और पकड़ करके भैया नीचे लाके हमने चिपका दिया, चिपका दिया। इसको भी हमने पकड़ा और पकड़ करके नीचे लाके हमने क्या किया, इसको चिपका दिया। हो गया। अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको चिपका दे रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से इसका आकार बनेगा, कुछ इस प्रकार से। हो गया। इसको भी हमने क्या किया, पकड़ा और ला करके चिपका दिया। इसको भी हमने क्या किया, पकड़ा और ला करके चिपका दिया। हो गया। अब कहोगे सर जी ये भी तो ऊपर छूट गया। नहीं, ऊपर नहीं छूटा, लो ऊपर नहीं छूटेगा। हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ ए लिख दिया, हमने यहाँ लिख दिया ए, यहाँ हमने बी लिख दिया, यहाँ हमने बी लिख दिया। हो गया। ये आपस में बॉन्ड बना के रखे थे, क्या आपस में बॉन्ड बनाए थे, ये भी आपस में बॉन्ड बनाया था। लेकिन ये आकर के जब अधिशोषित हुआ, चिपकने के बाद अब ये क्या कर रहे हैं, इनके साथ वांडरवाल्स बल बना रहे हैं, मतलब बंध बना रहे हैं। क्या, अतिछीड़ बंध बना रहे हैं। कहने का मतलब है कि अतिछीड़, इससे दिखेगा ना, अतिछीड़ बंध बना रहे हैं। क्या, आपस में ये क्या अतिछीड़ बंध बना रहे हैं। ध्यान से सुनना, अतिछीड़ बंध बना रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। पहले तो इनकी सतह पर चिपके, ये भी चिपका, चिपकने के बाद दोनों आपस में जब आ गए बागल में, तो ये दोनों आपस में फिर बांड बनाने लगे। बांड जब बनाने लगे तो ये बांड जब बन गया पूरी तरह से, तो ये क्या हुआ, अगले स्टेप में अलग हो गए। अगले स्टेप में अलग क्या हो गए, अगले स्टेप में यही हुआ,
अगले स्टेप में यही हुआ कि ये और बी मिल करके क्या बना दिया, ए बी। क्या हो गया, ए बी। और आपका जो उत्प्रेरक था वो फिर से अलग हो गया, यस। वो फिर से क्या हुआ, यस बन गया। तो आपको क्या पता चला कि ये अधिशोषण का सिद्धांत था। क्या था, अधिशोषण का सिद्धांत। मतलब कि ये हमारा ठोस था, ये हमारे क्या थे, अभिकारक गैस थे। ये आपस में क्या हो, इसकी सतह पर चिपके, यानी कि हम बोलेंगे सॉलिड कैटालिस्ट। हाँ, सॉलिड कैटालिस्ट। अब सॉलिड कैटालिस्ट है और ये हमारे जो हैं, ये हमारे जो दोनों हैं, ये क्या है आपके गैसीय रिएक्टेंट है ना, यानी कि गैस रिएक्टेंट मतलब कहने का गैसीय अभिकारक। गैस रिएक्टेंट ये गैसीय अभिकारक है। ये क्या हुआ, आपस में आके अधिशोषित हुए, चिपके। आपको महसूस हो गया होगा, आपको फील हुआ होगा, एहसास हुआ होगा कि हाँ वास्तव में ठोस की सतह है, गैस के कण चिपक रहे हैं, फिर आपस में ये बन रहे हैं, बनने के बाद ये अलग हो गए। क्योंकि ये हमारा अधिशोषण क्या है, उत्क्रमणीय प्रोसेस होता है। भैया उड़ गया, निकल गया गैस, वापस चला गया मिल करके। जब इसके बीच में बॉन्ड बना तो ये कहा एक काम करो तुम छोड़ो इसको, हटो चलो अलग चलते हैं हम। ये अपने आप फिर बच गया। तो इस तरह से क्या हुआ हमारा, ये उत्प्रेरक किसका, अधिशोषण का सिद्धांत है। और ये हमारा क्या है, बिस्मांगी उत्प्रेरक का एक अनुसार है, एक सिद्धांत है। ये किसके अनुसार चलता है, बिस्मांगी उत्प्रेरक के अनुसार। यह बिस्मांगी उत्प्रेरण है ना के अनुसार बात कुछ ऐसी है। समझ में आया? अगर आगे समझ में तो इसके आधार पर मैं रिएक्शन बताता हूं, तुम चिंता मत करो। अगर समझ में आ गया तो मैं इसके आधार पर रिएक्शन बताने वाला हूं, आप घबराना मत, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ गया समझ में? अगर आ गया तो फिर आगे चलें, अगर आ गया तो फिर आगे चलें। हाँ सर आ गया सर, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया? हाँ सर हो गया, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो अब चलते हैं भाई, हम अब इसके ऊपर रिएक्शन बताते हैं। रिएक्शन आप जानते हैं, रिएक्शन बताना जरूरी है ना। नहीं कहोगे सर जी रिएक्शन आप बताए नहीं, आगे बढ़ गए। तो आगे बढ़ गए तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे ना, बिना बताए हम आगे नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि मुझे पता है। चलो देखते हैं, अब इसमें हम रिएक्शन बताते हैं। रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन आपको पता है क्या? आपको बिस्मांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत या बिस्मांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल मैंने बताया था, याद है? याद है? नहीं सर थोड़ा सा याद है, थोड़ा सा भूल गए सर, थ्योरी याद है सिर्फ बस। ठीक, कोई बात नहीं बाबू, चिंता मत करो, मैं बताता हूं। ठीक, क्या हुआ, आपने देखा होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया हुई थी। यहां एक व्यक्ति आ गए थे प्लेटिनम। तो प्लेटिनम तो धातु है, तो ठोस होगा ना, गैस तो होगा नहीं। नहीं नहीं सर क्या बात कर रहे हैं आप भी हमको मूर्ख बनाते हैं। हाँ देखिए, आप लिखा मैंने, आपने कहा सर हाँ देखा है मैंने कहीं कहीं, इसको देखा हमने कहीं कहीं, मुझे याद आ रहा है। क्योंकि याद करने से जिंदगी याद आ जाती है पूरी पीछे की, तो हमें ये क्यों नहीं याद आएगा। H2O और प्लेटिनम अलग हो गया। लेकिन इसकी अवस्था की जब बात की गई थी, बिस्मांगी उत्प्रेरण कहा गया था, तो मैंने कहा था ये हमारा है गैस, ये भी हमारा है गैस, और ये क्या है, सॉलिड। याद आया? हाँ सर याद आ गया सर, बिल्कुल सर। अरे इतना काहे डर रहे हो यार, चलो बताते हैं ना, तुम डरो मत, डर डर के नहीं बोलना चाहिए। तो ये हो गया क्या हमारा एक प्रकार से कौन सा रिएक्शन है, अधिशोषण सिद्धांत का। अब अधिशोषण सिद्धांत की क्रिया कैसे होती है, बात वही है और नया नहीं है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अगर कुछ हुआ तो कुछ नहीं हुआ। ये आपका क्या है, एक बन गया और दूसरा, अरे भाई तुम कहाँ गए, दूसरा ये आ गया है ना, दूसरा ये आ गया बन गया, तीसरा फिर बन गया भैया, तीसरा फिर बन गया, तीसरा फिर बना, फिर चौथा बना। ऐसे बनाओ जल्दी जल्दी। यहां से इस तरह से बन गया भैया। हमने क्या किया, ढेर सारे लोगों को बना रहे हैं। चलो एक और करके बना दें, एक और करके बना दें। हो गया। इस तरह से हमने क्या किया, बना दिया भैया। अब ये जानते हो क्या है, ये जानते हो क्या है, ये हमारा प्लेटिनम है।
ये प्लेटिनम की एक सतह बन गई, एक पृष्ठ बन गई। हमने क्या किया, प्लेटिनम की एक सतह ले ली, एक पृष्ठ ले ली। अब इस पृष्ठ पर क्या होता है, जो हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस है वो क्या करेंगे, चिपकेंगे। आपको पता है सर, हाँ चिपकेंगे सर, बिल्कुल चिपकेंगे। अभी अभी आपने बताया था, तो हम चिपकाएंगे क्यों नहीं, बताओ। हम तो चिपकाने के लिए तैयार ही हैं। हमने क्या किया, इनको ऐसे किया और इनके ऊपर चिपका दिया। फिर यहाँ क्या किया हमने, अरे भाई ज्यादा बड़ा तुम मत बनो यार, नहीं दिक्कत हो जाएगा, है ना। ज्यादा हो गया, छोटा हो जाओ। हाँ सर हो गया, छोटा नहीं। ये बना दिया मैंने। अगले स्टेप में मैंने इसको दूसरे रंग से रंगबाजी कर देते हैं, है ना। चलो भाई क्या होता है, आ गया, बन गया। बनने के बाद हमने क्या किया, इनका संकेत कर दिया भैया। ये मान लेते हैं H है, ये H है, ये आपस में बॉन्ड बनाए थे। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये आपस में डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन द्विबंध बनाता है। आपको ये पता है, नहीं पता है तो याद कर लेना, ऑक्सीजन द्विबंध बनाता है। आगे चलते हैं भैया, क्या बात है कंप्यूटर महोदय मुस्कुरा। चला आगे चलते हैं, ठीक, तुमका कोई दिक्कत नहीं होगी, हम जब तक हैं तब तक। क्या हो गया कि जब इसको हमने रखा, अधिशोषण, क्या आपके दिमाग में तो बातें आ गई होंगी कि सर जी का वही बता रहे हैं बार बार, मुझे याद आ गया सर, याद आ गया सर, पुरानी बातें याद आ गई, बहुत कुछ याद आ गई। और अब हम चलते हैं अपनी जिंदगी के अलग लम्हों में, है ना। तो क्या हुआ कि जब ये मिला और मिल करके क्या बनाया, H2O बनाया, और हमारे पास प्लेटिनम ऐसे फिर अलग हो गया। ये कहा कि तुम पड़े हो तो पड़े रहो, हम गए हैं उड़ जाएंगे, दोनों लोग एक साथ होकर के हम एक दूसरे के लिए बने हैं, तो एक दूसरे के साथ निकल जाएंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। मिला, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर अधिशोषण सिद्धांत क्या होता है और वो कैसे काम करता है, उसके बारे में हमको पता चल गया सर। अब रहने दीजिए, आगे चलिए। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट जल्दी से। ये क्रिया विधि है, क्या है, ये क्रिया विधि है, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म है भैया, ये मैकेनिज्म है। हो गया, अब सब कुछ अगर हो गया तो फिर आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़िए, ये सब बहुत हो गया, आसान है एकदम, हम समझ गए। अगर कोई हमसे पूछेगा खोद खोद के तो हम सब कुछ बता देंगे, है ना। अब चलिए बात करते हैं सक्रिय केंद्र के बारे में। किसके, सक्रिय केंद्र के बारे में। समझ में आ गया, आया समझ में। एक चीज और याद आ रहा है, बच्चे आपको एनसीईआरटी दिख रहा होगा तो एनसीईआरटी में कहोगे सर जी ये तो नहीं दिखता एनसीईआरटी में, आप ये कैसे बता रहे हैं, क्यों आखिर। तो एनसीईआरटी में एक फिगर है, आओ मैं एक फिगर को भी बता देता हूं। आओ, ये एनसीईआरटी में जो फिगर है आपका वो ये है, देखो। ओ क्या हो गया भाई, हमने कहा सर कुछ नहीं हुआ सर, जो भी हुआ सब ठीक ही हुआ। क्या हुआ भाई, क्या हुआ, जो हुआ सो ठीक हुआ। आपने देखा होगा सर, जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से आकार बनाया है। अब कहोगे सर जी ये तो हमको नया दिख रहा है। नहीं, नया नहीं है। एनसीईआरटी का पेज खोलो और उसके दूसरे पेज में, आपके राइट साइड पेज में आपको ये आकार कुछ मिलेगा, और इस आकार को हम बताने वाले हैं, तुम चिंता मत करो। क्या, अब हम इसको क्या करेंगे भैया, जोड़ेंगे जोड़ेंगे जोड़ेंगे। देखो ये आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है, ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। ओ भैया जब जुड़े हुए हैं तो चिंता काहे कर रहे हो, ऐसे जुड़े हुए हैं। अब ये जानते हो क्या है, ये उत्प्रेरक की सतह है, उत्प्रेरक की सतह है, उत्प्रेरक की सतह है। जब उत्प्रेरक की सतह को हम कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं कि इनके साथ कुछ कर दें, तो आप सोचोगे क्या कर दें। ये एनसीईआरटी में ये काम करना चाहता है, ये ऐसे करके बनाया है, और ये कह रहा है कि ये हमारा क्या, उत्प्रेरक का एक पृष्ठ है, ठोस उत्प्रेरक की एक पृष्ठ है। यह अधिशोषण वाला ही होगा, आपने देखा होगा ये फिगर, देख लेना थोड़ा बहुत, एक छोटा सा बना होगा फिर एक बड़ा सा बना होगा। तो आपने देखा कि ये क्या है, हमारा उत्प्रेरक की पृष्ठ है, उत्प्रेरक यानी ठोस उत्प्रेरक की पृष्ठ है। अब ठोस उत्प्रेरक की पृष्ठ पर ए और बी को आपने देखा था, तो ए और बी जो होता है एक दूसरे से क्या आते हैं, आकर के बांड बना लेते हैं। मतलब ए आकर के इसके साथ जुड़ जाता है और बी आकर के इसके साथ जुड़ जाता है, चिपक गया। जब चिपका और उसके बाद कुछ समय के बाद क्या देखा गया
कुछ समय के बाद ये देखा गया, ए भाई ऐसे ऐसे मतलब छीड़ बंधों द्वारा ये क्या हुआ, बंधने लगा। छीड़ बंधों द्वारा क्या हुआ, ये बंधने लगा। और जब छीड़ बंध बना, छीड़ बंध क्या हुआ, बन गया जब, तो उसके बाद ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये दुर्बल होने लगा, ये दुर्बल होने लगा, यानी ये बांध क्या हो, दुर्बल होने लगा। और जब दुर्बल होने लगा तो अगले स्टेप में आप ऐसे कह सकते हो कि सर जब ये दुर्बल होने लगा तो हमारे पास जो था, है ना, ये बांध क्या हुआ, अकेले बच गया और ये क्या हुआ, मजबूत हो गया। मतलब कहने का, लो मैं यही बता देता हूं, क्या करने के लिए ज्यादा, इसको मिटाओ, कुछ ना करो। देखो कुछ समय के बाद जब ये दुर्बल होने लगा तो इनका आकार कुछ इस तरह से बनने लगा, इनका आकार अब इस तरह से बनने लगा। क्या बनने लगा, यहां हो गया डॉटेड, यहां हो गया डॉटेड, और यहां हो गया क्या, शुद्ध बांध हो गया। जब ये दुर्बल हो गया तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये आप आपस में उड़ना शुरू करेगा। क्या, ये हमारा क्या है, धीरे धीरे निकल जाएगा और निकल करके क्या आ जाएगा, ए बॉन्ड बी आ गया और प्लस कैटालिस्ट जो आपका है वो क्या हो गया, बच गया। कैटालिस्ट क्या हुआ, बच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सर एनसीईआरटी में भी वही कहा जो आपने बताया, यहां भी वही कहा जो हमने बताया। समझ में आ गया। ये हमारा क्या था, उत्प्रेरक की, ठोस उत्प्रेरक की सतह, ठोस उत्प्रेरक, उत्प्रेरक की सतह, ठोस उत्प्रेरक की सतह जो आपकी है ये है। अब आपको घबराना नहीं है, समझ में आया। अगर आ गया तो फिर आगे हम चलते हैं, सक्रिय केंद्र बताने की बात करते हैं, सक्रिय केंद्र बताने की कोशिश करते हैं। अगर आ गया समझ में तो फिर चले आगे। हाँ सर आगे चलिए, हो गया सर, अब जल्दी से। हाँ चलिए, चलें चलें, यस सर आगे चलते हैं। ये एनसीईआरटी में था, मैंने दिखा दिया, आपको घबराना नहीं है कि सर नहीं समझ में आया था। आ गया समझ में, चलो चलते हैं, आगे चलते हैं। यस सर, जी सर, नो सर। अब हम बात करते हैं सक्रिय केंद्र की। किसकी, सक्रिय केंद्र की, यानी एक्टिवेटेड सेंटर्ड की बात कर रहे हैं। चलिए देखें सक्रिय केंद्र क्या होता है। सक्रिय केंद्र, सक्रिय केंद्र की बात करते हैं तो सक्रिय केंद्र हमारा है क्या, सक्रिय केंद्र क्या है भैया, अब ध्यान से सुनना। सक्रिय केंद्र क्या होता है, सक्रिय माने क्या, क्रियाशील, एक्टिव, केंद्र माने सेंटर, केंद्र, केंद्र जानते हैं। अब उसके हिसाब से कैसे इसको बांटा गया, देखिए किसी भी उत्प्रेरक की संपूर्ण सतह सक्रिय नहीं होती है। क्या, किसी भी केंद्र की या किसी भी उत्प्रेरक की संपूर्ण सतह या संपूर्ण भाग, संपूर्ण स्थान, संपूर्ण केंद्र सभी क्या सक्रिय नहीं होता है। ए भाई ये बताओ, इसका मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से सुनना। अभी तक आपने ठोस वाला पढ़ रहा था, ठोस में आपने पढ़ा कि ठोस की सतह पर क्या गैस के कण आके वहां चिपके। आप ये भी कह सकते थे कि सर गैस के कण सभी चारों दिशाओं से चिपक जाते ना, चिपक जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका कारण ये है, आप खुद ब खुद सोचिए कि अगर नहीं चिपक रहा है तो इसका रीजन ये आता है कि भाई हो सकता है वह सतह जो वो जगह है वो सक्रिय नहीं है, उस जगह पे वो चिपकना नहीं चाहता। यही कारण है कि उत्प्रेरक की सभी सतहें, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे क्या हो, सक्रिय हो। यानी कोई भी उत्प्रेरक हो, उत्प्रेरक का संपूर्ण भाग सक्रिय नहीं होता। समझ में आई बात? अगर समझ में आई तो कमेंट करो एक बार। हाँ सर आ गया सर, जल्दी बताओ आ गया। ए भाई आया तो ठीक है, नहीं आया तो मैं हेडिंग लिख देता हूं यार, है ना। किसी भी, क्या बोला, किसी भी उत्प्रेरक, किसी भी उत्प्रेरक क्या का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, किसी भी उत्प्रेरक का संपूर्ण पृष्ठ भैया, है ना, संपूर्ण पृष्ठ सक्रिय, सक्रिय नहीं होते हैं, सक्रिय नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है कि भैया कुछ निश्चित बिंदु होता है, कुछ निश्चित भाग होता है, कुछ निश्चित केंद्र होते हैं जो सक्रिय होते हैं। अतः
उत्प्रेरक की पृष्ठ पर, उत्प्रेरक की पृष्ठ पर, उत्प्रेरक की पृष्ठ पर, ये पृष्ठ लिखा है, उत्प्रेरक की पृष्ठ पर कुछ निश्चित है ना, कुछ निश्चित केंद्र या स्थान, निश्चित स्थान या केंद्र, कुछ निश्चित स्थान या केंद्र ही सक्रिय होते हैं, ही सक्रिय होते हैं, जिस पर अभिकारक किरण आकर के अधिशोषित होते हैं, या फिर ऐसे ना लिखो इसको, चलो सक्रिय होते हैं, अतः उस केंद्र को सक्रिय केंद्र कहते हैं। अतः उत्प्रेरक, अतः उस प्रेरक के इस केंद्र को, इस केंद्र को क्या बोलते हैं, जो हेडिंग है, हेडिंग कहते हैं, है ना, केंद्र को हेडिंग कहते हैं, ऐसे लिख देना, सक्रिय केंद्र, सक्रिय केंद्र कहते हैं। हो गया, हो गया, हाँ सर हो गया। अब मुझे दिखा दीजिए सर सक्रिय केंद्र कहाँ होता है। आपने थ्योरी लिख दिया क्या, ऐसे तो बोलोगे सर थ्योरी तो लिख उठी, लेकिन अब केंद्र कहाँ होता है वो जगह दिखा दीजिए, क्योंकि आप जगह दिखा देते हैं तो मुझे ज्यादा समझ में आ जाता है, आप फील करा देते हैं, महसूस कराते हैं तो मुझे हमेशा के लिए याद हो जाता है। ठीक है, चिंता मत करो, हम बताते हैं यार, काहे चिंता कर रहे हो। आओ, ये हुई थ्योरी। अगर थ्योरी आपको समझ में आ गई तो फिर बताइए आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर, नो चिंता, नो डाउट, नो टेंशन। क्या कहा हमने, चलो सपोज दैट आपका जो ठोस है, ठोस सतह, ठोस वाला उत्प्रेरक जो होगा, जैसे निकिल हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब सारी चीजें आ गई। तो अब सक्रिय केंद्र कहाँ कहाँ होता है, पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। सक्रिय केंद्र हमारा उत्प्रेरक की क्या होता है, क्या रंध्रावकाश में, कहीं निश्चित जगह पर रंध्र हो, उसके कॉर्नर पर, यानी क्या उत्प्रेरक के कोने पर, ठोस के उत्प्रेरक यानी ठोस उत्प्रेरक के कोने पर हो सकता है सक्रिय केंद्र, और उस ठोस उत्प्रेरक का जो फ्री संयोजकता होगी, फ्री जो वैलेंसी होगी यानी मुक्त संयोजकता, वो सक्रिय केंद्र बन सकता है। तो ध्यान से सुनना, देखते हैं कैसे होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका क्या आएगा, निकिल, निकिल है, कामा प्लेटिनम है, आयरन है, मॉलिब्डेनम, ये सब मान सकते हो, लेकिन मॉलिब्डेनम को उत्प्रेरक वर्धक माना जाता है, ETC, ये लिख सकते हो। यानी ठोस उत्प्रेरक जितने भी होंगे उनमें सक्रिय केंद्र होगा, और कहां कहां होगा इस बात पर नोट कर लो, कहां होगा, उसकी सतह पर जहां रंध्र होगा, यानी जहां छिद्र होगा, कह सकते हो थोड़ा सा खाली जगह होगा, या फिर ठोस उत्प्रेरक के कोने पर यानी कॉर्नर पर, या फिर ठोस उत्प्रेरक की जो फ्री संयोजकता होती है, मुक्त संयोजकता होती है, जो वैलेंसी फ्री होती है, उसके सक्रिय केंद्र माना जाता है या होता है। अब यहां से मैं इसका आकार कुछ बनाना चाहता हूं, देखो ध्यान से, कहां बनाए, वहां बनाए, यहां बनाए, यहां ए जी, सुनो जी, मैं यहां बनाता हूं जी। सपोज दैट निकिल को मैं बना रहा हूं, निकिल सिंगल बॉन्ड निकिल, सिंगल बॉन्ड निकिल, सिंगल बॉन्ड निकिल, सिंगल बॉन्ड निकिल, हो गया। अब कहोगे सर जी ई का कुल बना दिए, यहां से निकिल, उसके बाद निकिल, उसके बाद निकिल, उसके बाद निकिल, उसके बाद निकिल, यानी सब निकिल आएंगे, सब निकिल आएंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई दूसरा नहीं आने वाला है हमारी जिंदगी में। हम और तुम बस एक ही जगह पे हो, एक ही दिमाग के हो गया। अब ध्यान से सुनना, मैं मान लेता हूं इतना बनाया, इतना बना दिया, और बनाने के बाद भैया मैंने ऐसे कुछ कर दिया, मैंने कुछ ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, इधर बढ़ा दिया, इधर बढ़ा दिया, इधर बढ़ा दिया। एक चीज और, यहां सपोज दैट एक निकिल और बना दिया, ऐसे ऐसे कर दिया,
ध्यान से सुनना, एक केवल, उधर कुछ नहीं बना, सिर्फ और सिर्फ एक बना। अब हमें क्या दिखा कि सर आपने जो इधर बनाया ये बना आपका एक टॉप बिंदु, क्या एक टॉप बिंदु बना, और वो टॉप बिंदु जो है वो अकेले है, वो सक्रिय केंद्र का काम करेगा। ये टॉप बिंदु है, सक्रिय केंद्र का काम करेगा, है ना। ये फिर क्या है, सक्रिय केंद्र का काम करेगा। चलो आप नोट कर लेना, टॉप बिंदु जो है वो सक्रिय केंद्र का काम करेगा। अब इसका कॉर्नर कहाँ है, कॉर्नर का कॉर्नर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यानी हर जगह कॉर्नर है ना, कॉर्नर है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्नर। इसको क्या बोलेंगे हम, कॉर्नर। यानी ये भी हमारा क्या है, अर्थात कोना, ये भी हमारा क्या, सक्रिय केंद्र है। और आगे फिर ये सब क्या है, फ्री संयोजकता है। हाँ सर, मतलब जो बॉन्ड बनाया हो तो बंध बन गया है, जो बॉन्ड नहीं बना है, जो बंध नहीं बना है, वो क्या फ्री है कि नहीं है ना। सर जी क्या बात कर रहे हैं, हमको तो दिख ही रहा है फ्री है, जो बॉन्ड नहीं बना वो तो फ्री है, यही तो होगा सर जी। हाँ सर बिल्कुल होगा बाबू, चिंता मत करो। क्या है, क्या है, क्या है, ये जो मुक्त है ये सब हमारे क्या है, फ्री। ये क्या है, ये सब, 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 ये सब क्या है, वो देखो नीचे कुछ दिख नहीं रहा, दिखेगा। ये सब क्या है, मुक्त है। क्या है, फ्री बॉन्ड, यानी मुक्त बंध, मुक्त बंध। अब हमारे पास जो उत्प्रेरक होंगे वो भी क्या हो गए, यहीं आकर के जुड़ेंगे, मुक्त बंध। समझ में आया, आ गया समझ में। अगर समझ में आ गया तो फिर आगे चले, कमेंट करना ना भूलें। जल्दी से। आ गया सर, यस सर। ये निकिल क्या है, निकिल की क्या है, ठोस सतह है। निकिल उत्प्रेरक की ठोस सतह है। उस ठोस सतह पर हमने देखा कि निकिल एक दूसरे से ऐसे बॉन्ड बनाए हैं, और जो बंध फ्री है वो बंध हमारा क्या, सक्रिय केंद्र का काम करेगा। उसका जो कॉर्नर होगा, कोना, वो भी सक्रिय केंद्र का काम करेगा। लो भाई मैं कोना लिख देता हूं, नहीं कहोगे सर जी कोना नहीं लिखे, कोना हो गया, है ना। और ये आपका क्या है, टॉप बिंदु है, शीर्ष, ये हो गया शीर्ष आपका, ये भी सक्रिय बिंदु का काम करेगा। और उसके बाद जो फ्री संयोजकता है वो भी सक्रिय बिंदु का या सक्रिय केंद्र का काम करेगी। समझ में आया, अगर समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लो फटाक से, जल्दी से आगे चलें, आगे चलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, चलिए चलें। यस सर, चलते हैं। जी सर समझ में आ गया सर। अब हम बात करते हैं वर्धक, उत्प्रेरक, विष और संदमक, जो भी चीजें हैं। आ गया समझ में? जी सर आ गया समझ में सर, आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। हो गया, हो गया, हाँ सर हो तो गया। चलो चलें, हाँ सर चलिए। चलो अब हम बात करते हैं उत्प्रेरक किसके, वर्धक की, और क्या, संदमक की और विष की। मतलब कि कह सकते हो वर्धक यानी रुकावट होने वाला, क्या, और विष माने पॉइजन यानी जहर की तरह काम करने वाला, संदमक माने स्लो करने वाला। लेकिन इसको जानने से पहले एक चीज और जाननी पड़ेगी आपको। जब हम वर्धक की बात करेंगे तो हम बोलेंगे सक्रियता को बढ़ा देता है। तो सक्रियता की जब बात आएगी तो आपको ये सोचना सक्रियता क्या होती है भाई। अभी तक सक्रिय केंद्र हमने पढ़ा, सक्रियता नहीं पढ़ा। तो सोचोगे सक्रियता क्या होती है। सक्रियता का मतलब क्या होता है, किसी भी तत्व का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी परमाणु का एक क्या होता है, न्यूनतम यानी औसत ऊर्जा से अधिक एक न्यूनतम ऊर्जा होती है जो उसे एक दूसरे से टकराने में सहायता करती है। एक दूसरे से टक्कर करने के लिए वो ऊर्जा पर्याप्त होती है। उस न्यूनतम ऊर्जा को हम बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा या सक्रिय क्या, एनर्जी, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है सक्रिय ऊर्जा। क्या पढ़ना है, सक्रिय ऊर्जा। अब सक्रिय ऊर्जा अगर हम पढ़ ले गए तो समझ गए कि समझो सब कुछ पढ़ ले गए। क्या, सक्रिय ऊर्जा सबसे पहले पढ़ना है, हेडिंग। सक्रिय ऊर्जा, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, हेडिंग डाल लेना, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी है, इसकी बात करते हैं।
सर ये तो सुना सुना नाम लग रहा है। सर ये हम सुने हैं कहीं। सुने हैं तो बताओ कहाँ सुने हो। तब तक सर हम सुने हैं, तीसरा बंदा पीछे से बोल रहा है सर हम सुने हैं। हाँ कहाँ सुने हो सर। आर्हीनीय समीकरण जब बताया गया था तो वहां एक आया था ऐसे नाम करके, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है, शायद वही है। हाँ सही पकड़े हो, आर्हीनीय समीकरण में होता है। और आर्हीनीय समीकरण में बताया गया था भैया कि आपका जो वेग स्थिरांक होता है और वेग स्थिरांक के मध्य में आर्हीनीय समीकरण यानी एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर तापमान के मध्य में एक संबंध बताया गया था, जो कहा गया था K बराबर AE के पावर माइनस EA अपॉन RT। कहोगे सर जी हाँ होता है, इतना बड़ा क्या बोल दिया आप, छोटा सा बोलिए। चलो लिख देता हूं EA अपॉन RT। याद आया? सब लोग चिल्लाओ। हाँ हाँ सर याद आ गया, याद आ गया, बिल्कुल सर सही कहा आपने। लेकिन इसकी थ्योरी क्या होती है उसको समझते हैं। पहले हम थ्योरी समझेंगे, उसके बाद हम फार्मूला समझेंगे। भैया चिंता मत करा, आ जाओ। क्या थ्योरी? हमने क्या कहा, किसी भी अभिकारक की औसत ऊर्जा से अधिक, है ना। हाँ चले सर लिख देते हैं तो बहुत अच्छा होता। बाबू हम लिखेंगे, चिंता मत करो। किसी अभिकारक अणुओं की, ऐसे लिखो, है ना। किसी अभिकारक अणुओं की, आप ऐसे लिख सकते हो भाई, किसी अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा यानी एवरेज एनर्जी, औसत ऊर्जा से अधिक वह निश्चित एवं न्यूनतम ऊर्जा, है ना, वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा, वह निश्चित दिख रहा है, हाँ वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जो उसे दूसरे अभिकारक के साथ टकराने के लिए आवश्यक होती है। क्या? दूसरे अभिकारक के साथ टकराने के लिए आवश्यक होती है। बात कुछ इस तरह से है, जो उसे दूसरे अभिकारक के साथ टकराने के लिए आवश्यक होती है। क्या? या टक्कर के लिए आवश्यक होती है। यहां ना लिखें, अभिकारक के साथ टक्कर के लिए आवश्यक होती है। अब कहोगे सर जी क्या होता है, कुछ तो समझ में आया और कुछ नहीं आया। आवश्यक होती है तो भाई आवश्यक होती है। अब बात को कुछ समझने की कोशिश करना, थ्योरी की भावनाओं को समझना। क्या कह रहा है? किसी अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा से अधिक वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा, मतलब औसत ऊर्जा हो उसके बाद की ऊर्जा उसकी, है ना, वो कम से कम ऊर्जा, ज्यादा नहीं, कम से कम ऊर्जा, जो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से टक्कर करा दे। जैसे ए और बी हमारा है। अब हम क्या करते हैं, इनको टकरा करके एक उत्पाद बनाना है। ये टकराएगा तो टकराने की कुछ ऊर्जा चाहिए ना। जैसे मान लेते हैं दो व्यक्ति को हम खड़ा कर दें, आपको और किसी दोस्त को, दोनों के अंदर खूब ऊर्जा, खूब गुस्सा भरा हुआ, मिलेंगे तोड़ देंगे, हाथ पैर तोड़ के रख देंगे, ऐसा सोचोगे क्या? मतलब दोनों लोगों के अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है कि आज सामने एक दिन तोड़ फोड़ के रख देंगे। लेकिन अगर दोनों न्यूट्रल है, दोनों क्या है, न्यूट्रल है, उत्तेजित नहीं है, वो भी सोच रहा है अरे यार नहीं लड़ेंगे हम, तुम भी सोच रहे हो आप नहीं लड़ेंगे यार हटाओ, सामने खड़ा भी कर दिया जाए तब भी नहीं लड़ोगे। अब लड़ाने के लिए क्या, दोनों में से किसी एक को, क्या किसी एक को भाई, या फिर दोनों में से थोड़ा थोड़ा ऊर्जा उत्तेजित करना पड़ेगा, थोड़ा सा, उतना करो जब केवल भिड़ जाए दोनों, है ना। इतना नहीं करना कि जान ले लें दूसरे की, क्या करना, सिर्फ और सिर्फ उतना उत्तेजित करना है, उन लोगों को उतना चढ़ाना है कि वो सिर्फ और सिर्फ भिड़ जाए। तो क्या हुआ कि जब वो रुके थे तो उनकी औसत ऊर्जा थी, दोनों की औसत ऊर्जा बराबर थी, रुके थे। लेकिन दोनों में से किसी की थोड़ी सी ऊर्जा अगर ज्यादा हुई, थोड़ी सी, दोनों टक्कर कर गए। तो ऐसे हमारे पास कण है कि अगर इनको टकराना है
तो इनकी औसत ऊर्जा से भैया थोड़ी सी ऊर्जा ज्यादा करना, मतलब कम से कम इतनी ऊर्जा दो, कम से कम इतनी ऊर्जा दो भैया, कम से कम इतनी ऊर्जा दो कि ये दोनों क्या हो, एक दूसरे से टक्कर कर जाएं। और जब टक्कर कर जाएंगे तो बन जाएगा ए बी, है ना। तो वह न्यूनतम ऊर्जा, यानी वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसके टकराने के लिए क्या हो, आवश्यक हो, और उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। अब लिखेंगे हम अतः इस ऊर्जा को, अतः इस ऊर्जा को क्या सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, अभिकारक की, ऐसे लिखो, अतः इस ऊर्जा को अभिकारक की सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। आया समझ में बात। इसे ई ए मतलब कैपिटल ई और टांग में उसके स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। हो गया क्या हुआ, ये हुआ, हाँ सर हो गया सर, समझ में आ गया सर, एकदम आसानी से समझ में आ गया। आपने अभी अभी एग्जांपल दिया, टकराने वाला हमको समझ गए, अब हमारे सामने वाला भी समझ गया होगा, और मैं जिसको बताऊंगा वो भी समझ जाएगा, है ना। तो इसे स्मॉल क्या है, ए क्या है, ई ए से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई, हाँ सर आगे समझ में। अब इसके आगे हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे संदमक की। आया समझ में, कर दें, हाँ सर कर दीजिए, संदमक की बात कर दीजिए, और संदमक विष जहर वहर जो है आपको उसका, चलो हो गया। वर्धक, उत्प्रेरक विष और संदमक की बात करते हैं। 3 लोग हैं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसको बताना बहुत जरूरी था। स्क्रीनशॉट चले, चलो हो गया, तो फिर आगे चले, हाँ सर आगे चलिए। चलो अब हम बात करते हैं किसके, वर्धक, उत्प्रेरक विष की और संदमक की, है ना। हाँ क्या, वर्धक नाम सुना होगा आपने, वर्धक कामा उत्प्रेरक विष तथा संदमक की क्रियाविधि, यानी कि आप इसका नाम सुने होंगे। हाँ सर सुने तो हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे वर्धक, क्या डालेंगे, वर्धक इनहिबिटर जिसे कहा जाता है, इनहिबिटर रुकावट, है ना। तो वर्धक की बात करते हैं, तो वर्धक में क्या होता है, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। और वैसे भी इसका नाम तो आप जानते हैं, आपने अमोनिया बनाने की प्रक्रम में आपने सुना होगा, हाइबर प्रक्रम में, कि आयरन और मोलिब्डेनम 2 लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। और ये वाइवा को क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होता है, जब आपसे एग्जामिनर पूछता है कि भाई हाइबर प्रक्रम जानते हो, कहोगे हाँ सर जानते हैं, तो उसमें उत्प्रेरक क्या मतलब रिएक्शन पे क्या मिलाया जाता है, या फिर ऐसे पूछ लिया कि एक उसका हाइबर प्रक्रम का अमोनिया बनाने का समीकरण लिखो। आपने लिख दिया सर अमोनिया बनाने के याद है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और तीर पे लिख दिया आयरन और मोलिब्डेनम। अगर नहीं लिखे हो तो पूछेगा यहाँ क्या लिखा जाएगा, नहीं याद है तो बात खत्म, वही बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर याद है तो सवाल आगे बढ़ेंगे, अगर याद है तो कहोगे सर आयरन और मोलिब्डेनम होता है, लिख दो बेटा, लिख दिए। अब वो पूछेंगे ये बताओ इसमें आयरन और मोलिब्डेनम क्या है, कहोगे सर उत्प्रेरक है। तब वो पूछेंगे, सवाल एक बनेगा वहां, फिर कौन उत्प्रेरक है इसमें से। अगर आप कहोगे दोनों तो सवाल फिर वहीं रुक गया, वो बंद कर दिया। लेकिन अगर आपने कहा आयरन है सर, तो वो पूछेगा सर बेटा बताओ तो आयरन है तो मोलिब्डेनम क्या है, तो कहोगे सर मोलिब्डेनम अगर आता है तो बोलोगे, नहीं आता तो कहोगे सर नहीं याद है, नहीं याद है, तुम कोई बात नहीं, कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, आपने 3 जवाबों का मतलब प्रश्न का जवाब दिया, अगला नहीं दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन अब वो बता देगा, लेकिन कब बताएगा, आपको लास्ट में बताएगा कि ये क्या वर्धक है, क्या है वर्धक।
अब बोलेंगे उत्प्रेरक वर्धक है, तो भैया उसी की बात करते हैं। तो उसका काम क्या होता है, ध्यान से देखो। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, जानते हो वर्धक जो हमारा होता है वो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है। क्या? उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है। ध्यान से सुनना, यानी वर्धक हमारा जो होता है वो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है ना? क्या 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 ए भाई, उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है। चले, हाँ अभी चलना है, जाना नहीं है, अभी हमको चलना है। यानी हम लिखेंगे यहां कि जो वर्धक हमारा किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है। ध्यान से सुनना, क्या कहा? जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है भैया, है ना? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है परंतु क्या? परंतु भैया वह स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करता है। परंतु वह स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं, उत्प्रेरक का कार्य नहीं करता है। यानी परंतु वह स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करता है, वर्धक कहलाता है। क्या? वर्धक कहलाता है, वर्धक कहलाते हैं। अब कहोगे सर जी वर्धक तो थ्योरी लिख दी है आपने। ध्यान से सुनो फिर से, यानी ऐसा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उस रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है, मतलब उत्प्रेरक के साथ रखा जाएगा उसे, और वो क्या करेगा? उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाएगा ताकि वो रिएक्शन की क्रियाशीलता को बढ़ा दे। ध्यान से सुनना, यानी उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाएगा कोई दूसरा तत्व और वो उत्प्रेरक का कार्य नहीं करेगा, इसलिए उसे बोला जाता है वर्धक। क्या बोला जाता है? प्रमोटर। प्रमोटर मतलब वो प्रमोट कर रहा है, जैसे कि आज रिजल्ट आ गया ना, प्रमोट हो गया। आज कहाँ आ गया, कल ही आ गया है, मैं फिर से दोबारा में भूल गया यार। चलिए क्या है, आ गया होगा। अब प्रमोट कर दिए गए हो आप लोग, है ना? तो प्रमोट कर दिए गए हो तो आप देखते हैं अब एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे आपने देखा होगा अमोनिया बनाने की हाइबर प्रक्रम विधि में या फिर हाइबर विधि में, अमोनिया बनाने की हाइबर विधि में क्या लिखा मैंने? अमोनिया बनाने की हाइबर विधि में, अमोनिया बनाने की हाइबर विधि में आपने देखा होगा एक रिएक्शन, नाइट्रोजन भैया, हाइड्रोजन और ऐसे करके लिखा होगा आयरन, है ना? इसको मिटा के दूसरे कलर से आपने लिखा होगा आयरन और मोलिब्डेनम। बात कुछ इस तरह से, आयरन क्या है, मोलिब्डेनम क्या है। यहां ध्यान देना, यहां हमारे पास बनेगा अमोनिया। क्या बनेगा? अमोनिया, NH3 ही बनेगा। 2 लगा दो, यहां 3 लगा दो, हो गया। बना जब तो इसमें अतः इस अभिक्रिया में क्या भैया? इस अभिक्रिया में या फिर ई क्या है? उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम वर्धक का कार्य करता है। क्या? वर्धक का कार्य करता है। क्या आपको समझ में आया समझ में? यानी ये जो हमारा है वर्धक, ये हमारा क्या करता है? इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, सक्रियता को बढ़ाता है। जब वो सक्रियता को बढ़ाएगा आयरन की, तो आयरन इनकी क्रियाशीलता को बढ़ाएगा। यानी कि हमारे पास अगर जो रखा है ये हमारा उत्प्रेरक का काम नहीं करता है, काम ये करता है उत्प्रेरक का काम, और ये क्या करता है? वर्धक का काम। ये सिर्फ और सिर्फ इनको उत्तेजित करता है। तो इसी बात पे सवाल बनता है
कि भैया ये जब लिखोगे आप एग्जामिनर के सामने तो सवाल यही पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, आपको बताना पड़ेगा। ध्यान से समझ लेना, लिख दिया मैंने इसलिए इस पर सवाल भी बनता है, कभी कभी ऑप्शन भी आ जाता है। आया समझ में? अगर आ गया तो फिर आगे चलें, आगे चलें जी सर। अब हम बात करते हैं विष की, उत्प्रेरक विष की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उत्प्रेरक विष की बात करते हैं भैया, है ना। हाँ चलिए आगे चले, आगे चले। हाँ सर आगे चलिए। अगला, अगला समझाने की शैली बहुत अच्छी। हाँ ठीक, बिल्कुल सर। आगे चलते हैं। मेन हेडिंग अगला आपका क्या होगा? उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष होगा भैया कम सम में, उत्प्रेरक विष, है ना। उत्प्रेरक विष क्या है? अब ध्यान देना, ध्यान से। नाम से अर्थ निकल रहा है सर, क्या बताएंगे आप? नाम से अर्थ निकल रहा, नाम से क्या निकल रहा? उत्प्रेरक विष, यानी उत्प्रेरक का विष, यानी उत्प्रेरक का जहर, कैटालिस्ट पॉइजन। कैटालिस्ट पॉइजन जो आपका होता है कंप्यूटर महोदय, उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष, ठीक। बहुत कलाकार हैं। हाँ, क्या संधि विच्छेद करो, उत्प्रेरक का जहर, इसका मतलब है जो उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा दे वो जहर का काम करेगा, यही ना। हाँ सर बिल्कुल आपने सही कहा। आसान भाषा में कहा जाएगा तो कह देंगे क्या भैया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में, क्या बोला मैंने? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो क्या, जो उत्प्रेरक की सक्रियता को, क्या बोला भैया मैंने? जो उत्प्रेरक की सक्रियता को, इधर सुनो, जो उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा दे, क्या घटा दे, घटा सावन की घटा, क्या, जो उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा दे उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। सर ये तो बहुत आसान है। अब विष का काम कौन करेगा? जहर का काम कौन करने वाला है? जरा ध्यान से सुनो। आप कहोगे सर जी अभी तक हमने तो वर्धक का सुना, लेकिन जहर का काम कौन कर रहा है, इसकी बात देखते हैं, इसकी बात देखते हैं, है ना। जैसे आपके पास एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल, अगर सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करा करके हम क्या कर रहे हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया SO2 को ऑक्सीजन के साथ मिलाया और यहां अब की बार हमने क्या रखा? प्लेटिनम रखा। प्लेटिनम क्या कर रहा है? उत्प्रेरक का काम कर रहा है और ये बना रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। लेकिन अगर मैं इसी में कोई दूसरा तत्व मिला दूं, क्या भैया? आर्सेनाइड, क्या? आर्सेनिक ऑक्साइड, AS2O3, आर्सेनिक ऑक्साइड अगर हम मिला दें तो ये जो है उत्प्रेरक विष का काम, क्या? जहर का काम करेगा, जहर का। यहां अतः यहां प्लेटिनम, अतः यहां प्लेटिनम क्या भैया? उत्प्रेरक और AS2O3 क्या है? उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। एक साथ इतना ज्यादा समझ पगला है। उत्प्रेरक विष का कार्य करता है ना। अब एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है, जो आपके मन में भी उठ रहा होगा। कहोगे सर जी कैसे हम जानेंगे कि उत्प्रेरक विष कौन है और वर्धक कौन है, मतलब उत्प्रेरक कौन है ना। एक सवाल उठता है, उठेगा सवाल, अच्छी बात है, सवाल उठना चाहिए। मैंने बार बार कहा कि आप उसको तोड़ो। सर अगर रिएक्शन में ऐसे लिखा है तो इसको हम कैसे जानेंगे कि ये उत्प्रेरक नहीं है, ये उत्प्रेरक है, या ये विष है या जहर है? तो ध्यान से सुनो, आपको अगर अवस्था चेंज दिखेगी,
पहली बात जब कुछ नहीं कहेगा, हिंट कुछ भी नहीं देगा, तब अगर अवस्था अलग है और ये अगर ठोस है, ये अगर क्या है, गैस है, और ये अगर कोई इसकी अवस्था से अलग है, मतलब ये सपोज दैट गैस है या लिक्विड है, कुछ भी है, अगर इसकी अवस्था ठोस है और इसका गैस है और ये अलग है, तो समझ जाना कि इससे ज्यादा क्रियाशील ये होगा और इसके साथ क्रिया कराएगा, मतलब ये अधिशोषित कराएगा और अधिशोषित करने के बाद उसको निकालेगा। तो अधिशोषित किसके ऊपर होगा, उत्प्रेरक के ऊपर। इसका मतलब ये बच गया क्या, उत्प्रेरक, और जैसे ये बचा वैसे क्या बन गया, विष, जहर का काम, है ना। तो इस बात से क्या हो गया कि सर अगर अवस्था दिया है तो इस हिसाब से हम जानेंगे, और अगर नहीं दिया है तो हम किससे जानेंगे। आपको तो हिंट देगा, सवाल में एक बार बोल देगा कि भैया ये उत्प्रेरक है, तो दूसरा रखा है, दूसरे का नाम ही नहीं बताएगा, आपसे समझ जाना कि दूसरा ऑटोमेटिक क्या है, वर्धक है। क्या है, वर्धक है या फिर विष है। लेकिन वर्धक जब होगा तो आपको दूसरा तरीका देगा, क्या देगा, सवाल लिखेगा ऐसे और बोल देगा कि ये हमारा वर्धक का कार्य करता है, तब आपको इसका नाम नहीं देगा, तब उसे आपको उत्प्रेरक बोलना पड़ेगा। और अगर ये विष का काम करता है तो बोल देगा, यानी क्वेश्चन में आपको हिंट देगा, कुछ ना कुछ लिखेगा, अगर नहीं लिखेगा तो आप अवस्था देख करके बताओगे। जो ठोस होगा दूसरे की अपेक्षा वो क्या है, उत्प्रेरक का काम करेगा, दूसरा जो गैस होगा वो विष का काम करेगा। और अगर दोनों ठोस हैं तो जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो उत्प्रेरक का काम करेगा और जो कम होगा वो वर्धक का काम करेगा। समझ में आया? अगर आ गया समझ में तो आगे चले सर, और एग्जाम्पल दे दीजिए, एक ठू। चलो भाई, अगर एक ठू काम दे दें, एग्जाम्पल दे दें तो आप चिंता मत करो, हम दे देते हैं भाई, है ना। चलिए लो, अमोनिया बनाने की एक रिएक्शन और देते हैं हम। अमोनिया बनाने में अभी ने आपने वर्धक का काम देखा, अब जहर का भी काम देख लो। जहर तो बहुत खराब होता है ना, इंसान के शरीर में चला जाए ना, जिंदगी ले बैठता है। ये हो गया। अगर आपने यहाँ आयरन मिलाया, ये बन गया वर्धक का, उत्प्रेरक का काम। लेकिन अगर आप यहाँ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिला देते हैं तो बन गया जहर। क्या हो गया, अमोनिया तो बनेगा ही, लेकिन ये इसकी क्रियाशीलता को कम कर देगा। ये हमारा हो गया विष, यानी ये बन गया क्या, विष, और ये आपका क्या है, उत्प्रेरक है। समझ में आई बात? एक रिएक्शन और लिखना चाहते हो तो लिख लो। चलो मैं रिएक्शन लिख दूं ताकि आपको अगली स्लाइड में केवल और केवल संदमक की बात करनी पड़े। आपने एथिलीन का नाम सुना होगा, C2H4 हाइड्रोलिसिस कराई जाती है। क्या, हाइड्रोलिसिस कराई जाती है। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, कॉपर की उपस्थिति में। आगे देखते हैं क्या होता है। हाइड्रोलिसिस जब कराते हैं किसकी उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में। तो कॉपर हो गया उत्प्रेरक, ये बना एथेन C2H6 है, और यहां जो जहर का काम करेगा वो Hg काम करेगा। क्या, जहर का काम क्या करता है, Hg करता है, विष। यानी जहर का काम कौन करता है, Hg करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर एथिलीन की क्रिया अगर जल के साथ होती है, हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोजनीकरण होता है, तो आप कह सकते हैं कि भैया कॉपर क्या है, उत्प्रेरक है, और जो आपका क्या पारा Hg जो है वो क्या है आपका, वो क्या है, अरे भाई विष है, क्योंकि ये लिक्विड अवस्था में, ये ठोस अवस्था में रहता है। बात अलग है, अवस्था अलग है, तुरंत समझ जाओ। लिक्विड है, ये क्या है, ठोस है, सॉलिड है। समझ में आई? अब हमारा क्या लास्ट टॉपिक, एक बार कमेंट करो आपको अगर समझ में आया तो। लास्ट टॉपिक क्या है आपका संदमक होगा। क्या होगा, संदमक, और कुछ नहीं, संदमक। आया समझ में? जल्दी बताओ। यस सर आ गया सर, समझ में आ गया सर, हो गया। चलो लास्ट टॉपिक, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ज्यादा देर नहीं लेंगे, थक गए हो हमको पता है। संदमक की बात करें अगर, संदमक रुकावट वाला, क्या लिखेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की वेग को कम कर दे, संदमक का कार्य करता है। हो गया बस, और कुछ नहीं है ना। जो पदार्थ, ऐसे लिखो, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया के दर को कम कर दे, रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर दे, संदमक कहलाता है।
अब इसका नाम आपने सुना होगा दूसरे नाम से, संदमक कहलाता है। एक प्रकार से जानते हो क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है। क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक। मैं यहां लिख देता हूं, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ये ऋणात्मक उत्प्रेरक है जो आपका संदमक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात की जाए, एग्जाम्पल की बात की जाए अगर, तो आप क्या बोलोगे कि सर जो एग्जाम्पल आपने अगर ऋणात्मक लिखा तो मैं ऋणात्मक वाला जानता हूं। क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल है ना, एल्कोहल को आपने देखा था कि क्लोरोफॉर्म अगर जो हमारा है CHCl3 और इसकी क्रिया वायु के साथ अगर कराई जाती है तो अब अगर ये क्या बनता है, फॉस्जीन गैस COCl2। क्या है, COCl2 और प्लस क्या है, HCl है ना। ये आपकी विषैली गैस बनती है। ये आपका क्या होता है, तीव्र होता है। क्या होता है, तीव्र होता है। लेकिन अगर आपने क्या किया था, अगर आपने क्या किया, मिला दिया क्या, CHCl3 ही है, ऑक्सीजन ही है, लेकिन आपने यहां लिख दिया एल्कोहल। एल्कोहल तो क्या हो गया आपका, क्या बन गया आपका, COCl2 ही बनेगा, HCl ही बनेगा, लेकिन क्या होगा, मंद हो जाएगा। मंद हो गया तो बन गया संदमक। अतः यहां एल्कोहल, क्या, एल्कोहल एक संदमक का कार्य कर रहा है। संदमक का कार्य कर रहा है। बताओ, इतना आसान सवाल, इतना आसान सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। यानी क्या कहा, ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को यानी वेग को कम कर दे, घटा दे, वो संदमक कहलाता है। बस आपने ऋणात्मक उत्प्रेरक को सुना था कि अभिक्रिया की वेग को क्या कर दे, कम कर दे, वो ऋणात्मक उत्प्रेरक है, वही संदमक है। वही पदार्थ के नाम से आ गया। तो यहाँ एल्कोहल हमारा जो है अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। क्यों, क्योंकि पहले जब था तो तीव्र था और जब बाद में इसको लिख दिया तो क्या हो गया, मंद हो गया। इसका मतलब इसी के कारण हुआ। तो ये जो बना हमारा वो क्या बना, संदमक बना। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त हुआ। समझ में आया? एक बार कमेंट कर दो कि सर हाँ समझ में आ गया, और फटाक से आज का सेशन ये बता दो पूरी तरह से आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आ गया है बैलेंस कर लेना, संतुलित करना आपका काम। अगर नहीं आया तो बता दो, अभी हम हैं। जी सर, यस सर, काफी लोगों को आ गया। हाँ सर, सवाल कुछ ऐसे बनते हैं जो इस तरह से होता है। ठीक, परेशान मत होना। आपके दिमाग में जो सवाल उठ रहा है मैं उससे बता चुका हूं। जितनी बार में जितना उठ सका, जितना हो सका उतना मैंने बताया। अगर और कोई सवाल उठ रहे हैं तो कमेंट कर देना, मैं उसको देख करके रिप्लाई कर देता हूं। आपको पता है किस नाम से होता है? आपको पता है ना, इसी नाम से आपका रिप्लाई जाता है यूट्यूब पर। इस नाम से रिप्लाई जाता है, तो वहां कर देना, वहां मैं रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन आज के सेशन में आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको आने वाला जितना भी सेशन होगा वो बहुत ही अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। आप लास्ट तक बने रहिएगा, हिम्मत रख के बने रहिएगा, धैर्य रख के बने रहिएगा। अगर पेपर हुआ होता तो रिजल्ट में आपको खुद ब खुद पता चल जाता कितना आता है। समझ में आया? चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कहोगे सर जी स्क्रीनशॉट लेने ही नहीं दिए। हो गया? चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट।